सभी जानते हैं कि भारत में ऑक्सफोर्ड से भी लगभग 500 साल पुराना एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। नाम था उसका नालंदा विश्वविद्यालय। वर्तमान में भारत के राज्य बिहार में पटना के 100 किलोमीटर दूर राजगीर नाम पर स्थित हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन ज्ञान से किसी को परहेज था और उस परहेज वाले व्यक्ति का नाम बख्तियार खिलजी था, जिसने इस यूनिवर्सिटी को तुड़वा दिया। इसको तुड़वाने के बाद कहते हैं कि यहां पर 9 मंजिला इमारत में 90 लाख से अधिक किताबें रखी थी, जिन्हें जला दिया गया। कहते हैं कि किताबों की राख बुझने में 3 महीने से अधिक का समय लगा। इतनी ज्यादा किताबें उस दौर में, यानी कि आज से लगभग 1600 साल पहले यहां हुआ करती थी। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं उस नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, और उस टूटे हुए नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा कर दिया है। और वर्तमान में यहां पर विद्यार्थी विभिन्न देशों से पढ़ने आ भी चुके हैं। यह चर्चा में आया क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये व्यक्त करती हैं उस दौर के नालंदा विश्वविद्यालय को, जिस समय पर पहले यह हुआ करता था कुमार गुप्त वन के द्वारा बनवाया हुआ। गुप्ता डायनेस्टी के अंदर मतलब विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, भौतिकी हो, आयुर्वेद हो, तमाम प्रकार की ज्ञान को लेकर चल रहा नालंदा विश्वविद्यालय आज से फिर से सुर्खियों में है। मेरे प्यारे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर को बहुत सी चीजें दिया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया शून्य। जी हां साथियों, आज अगर कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी में 0 और 1 का महत्व है, तो इस शून्य को देने वाले आर्यभट्ट यही नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक हुआ करते थे। आज वही नालंदा विश्वविद्यालय फिर से उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि इसका भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा मिलकर निर्माण करवा दिया गया है। यही कारण है कि ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा है। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह नेट जीरो इमिशन के साथ बनाया गया है। नेट जीरो इमिशन का मतलब है कि यहां से जो भी प्रोड्यूस होगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इतने प्लांट्स यहां लगाए गए हैं, वाटर को रिसाइकल करने के तरीके अपनाए गए हैं। बकायदा तालाबों का निर्माण यहां पर रखा गया है, ताकि यहां की पानी की आपूर्ति समय पर हो सके और वाटर रिसाइकल हो सके। आप अगर यहां के कंस्ट्रक्शन को देखें तो देखकर आज की आधुनिकता और ऐतिहासिकता दोनों को समेटे हुए यहां का कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। 1749 करोड़ रुपए की लागत से बना नालंदा विश्वविद्यालय, हालांकि अपनी रेट को लेकर ऑफिशियली कहीं पर डिक्लेरेशन मुझे नहीं दिखा, लेकिन न्यूज में चल रहा है कि लगभग 1750 करोड़ रुपए की लागत से बनकर यह तैयार हुआ है। और इस विश्वविद्यालय के इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए कहा कि यह केवल एक नाम नहीं है, एक पहचान है, एक सम्मान है, एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। यह बात अब इस नालंदा विश्वविद्यालय ने पुनर्स्थापित कर दी है। ये वो तस्वीरें हैं जिस पर माननीय राज्यपाल की उपस्थिति में प्रधानमंत्री और जो यहां के मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार हैं, ये यहां का इनॉग्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नालंदा जिस जगह स्थित है वह बिहार की एक सिटी राजगीर है। राजगीर में अभी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के नाम पर नालंदा की पुरानी इमारत स्थित है, जिसे यूनेस्को ने बकायदा कंजर्व करके रखा हुआ है। यह विरासत हमेशा याद दिलाती रहेगी कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध था। आज से लगभग 1500-1600 साल पहले दुनिया के लगभग 15,000 से अधिक विद्यार्थी 1500 से ज्यादा शिक्षकों से यहां पढ़ने आया करते थे। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया के ज्ञात इतिहास में दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में यह आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया भर के लोग, भारत के आसपास के देशों में से चीन, मंगोलिया, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, यहां से बड़ी संख्या में लोग बुद्धिज्म पढ़ने के लिए और यहां का अर्थशास्त्र, ज्योतिष, विज्ञान, भौतिकी, आयुर्वेद पढ़ने के लिए आया करते थे। आने के बाद में इस ज्ञान के केंद्र को, जो कि बाद में इतिहास के अंदर जिसकी व्याख्या मिलती है कि बख्तियार खिलजी नाम के एक व्यक्ति ने
जो कि सल्तनत पीरियड के दौरान भारत में आया था, उसके द्वारा इसे मिटा दिया गया। उसके अंदर इस बात की घृणा थी कि यदि यह चलता रहा तो इस्लाम को इसकी वजह से बहुत चुनौती मिलेगी। इस्लाम को मिलने वाली चुनौती को ध्यान में रखते हुए बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया, क्योंकि यहां पर उस समय चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त कार्य होते थे। चिकित्सा में आयुर्वेद यहां का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था। कहते हैं कि बख्तियार खिलजी एक सेनापति था और वह अपने आप को एक दिन जब बीमार पाता है तो उसके नीम हकीमों ने उसका जब इलाज किया और जब वो सही नहीं हुआ तो वह इलाज के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के किन्हीं प्रोफेसर्स के संपर्क में आया, जो कि यहाँ पर पढ़ाने वाले जो प्राध्यापक थे उनके संपर्क में आया। नाम मैं मिस कर रहा हूँ, मैं नाम मिस कर गया हूँ। उन्होंने इनका इलाज किया और इलाज में उसने ये कहा कि मुझे आप बिना दवा दिए सही करिए। तो उन्होंने कहा कि दवा के बिना आप सही नहीं हो सकते, लेकिन इसको बख्तियार खिलजी को आयुर्वेद से नफरत थी, तो बोले आयुर्वेदिक दवाई मैं नहीं लूंगा। लेकिन उसको सही करने के लिए उसकी पुस्तक पर आयुर्वेदिक दवाएं लगाई गई और उससे कहा गया कि आप कुरान पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। तो कुरान के पेजेस पर दवाइयां लगाई गई और वो जब कुरान के पेजेस पलट रहा था तो जीभ से उंगलियों से मतलब वो थूक लगा करके जब पलट रहा था तो असल में उसकी उंगली को पेज से टच करके दवाई उसके चेहरे में गई, मतलब शरीर में गई, और वो ठीक हो गया। लेकिन जब इसे ये बात पता चली कि इसे इस तरह से ठीक किया गया है, आयुर्वेद में इतनी शक्ति है, तो उसे लगा कि इससे इस्लाम को चुनौती मिल जाएगी और उसने उसे खत्म कर दिया। ये वो कहानियां हैं जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं सुनने और लिखने और देखने में मिल जाती हैं। सत्यता बताने के लिए कोई एविडेंट जो चीजें हैं उसमें इस तरह की बातें मिलें तो और इसको पुख्ता जगह मिलती है। साथियों, यहां पर आप देख रहे हैं किस प्रकार का यह इमारत है जो आपके सामने तस्वीरों में है। विदेश मंत्री भी यहां पर उपस्थित थे, क्योंकि बहुत से देश यहां पर ऑलरेडी अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया और चाइना भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट किए हैं जब इसका निर्माण हुआ है। विदेश मंत्री के द्वारा इनॉग्रेशन के समय पर यहां पर लिखी हुई ट्वीट्स को आप देख सकते हैं। हमने भी कल आप लोगों को अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी आपको दे दी थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे ऑलरेडी साझा किया और अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। ये तस्वीरें हैं इस कार्यक्रम की, जिसमें आप देश विदेश से आए हुए प्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम में देख रहे हैं। भारत की तरफ से भी काफी सारी डिग्निटरीज यहां थी। अगर आप याद करें तो जब G20 की बैठक हुई थी, तब G20 की बैठक के समय भी प्रधानमंत्री के द्वारा सिंगापुर के पीएम को इसकी एक इमारत को इमेज पर दिखाया गया था और दिखाया गया था कि कैसे भारत के अंदर उस समय का वर्ल्ड हेरिटेज है, जो कि 1600 साल का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है, जहां पर 300 से अधिक कमरे, 7 बड़े कक्ष और 9 मंजिला लाइब्रेरी हुआ करती थी। 10,000 के आसपास छात्र पढ़ते थे, 1500 से अधिक शिक्षक उन्हें पढ़ाया करते थे। चीनी यात्री हेन सांग ने भी इसी नालंदा के अंदर शिक्षा ग्रहण की थी और वो यहां पर अध्यापन भी करवाए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड दिखा देता हूं, क्योंकि इसका निर्माण कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। क्या है कुमार गुप्त पीरियड का टाइम पीरियड, अब उसको थोड़ा सा समझते हैं इतिहास की भाषा में। साथियों, भारत के अंदर जो सिविलाइजेशन के या फिर भारत के अगर इतिहास में बात करते हैं राजघरानों की, तो उसमें डायनेस्टीज में सबसे प्रमुख डायनेस्टी मिलती है मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के बाद आती है कुषाण डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी जब खत्म हुई तो उसके बाद कुषाण डायनेस्टी आई उत्तर भारत की तरफ, और दक्षिण की तरफ आई सातवाहन डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के अंदर जो वैश्य हुआ करते थे, यानी कि जो लोग व्यापार किया करते थे, गुप्ता जिन्हें आज आप कहते हैं, बनिया जिन्हें आप कहते हैं, उन्हीं वैश्यों के द्वारा गुप्ता एम्पायर की स्थापना की गई थी। कुषाण डायनेस्टी के अंदर ये लोग हुआ करते थे, कुषाण एम्पायर में हुआ करते थे, और ये भी भारत के उत्तर भारतीय क्षेत्र में रहे थे। ये जो गुप्ता एम्पायर है, इसी गुप्ता एम्पायर के बाद में फिर हिंदू डायनेस्टीज की एंट्री होती है। ठीक है, तो एक तरह से बुद्धिज्म का यहां पर कमी होना और उसके बाद में हिंदुइज्म का यहां पर प्रसार होना देखा जाता है। फिर इसके बाद में फिर सल्तनत पीरियड आता है। यही वो सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत पीरियड, जिसके कालखंड में गुप्ता डायनेस्टी के दौरान निर्मित किए हुए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया जाता है। अब मैं और स्पेशलाइज्ड हो जाता हूं, तो आप इधर आइए। देखिए, जब मौर्यन एम्पायर की हम बात करते हैं तो वो बिफोर क्राइस्ट 324 से लेकर 187 बीसी के दौरान देखा जाता है। इसी के अंदर प्रमुख किंगडम जो मौर्यन राजा रहे, उनके अंदर से आप अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, इनके नाम जानते हैं। मौर्यन किंगडम को बाद में फिर शुंग, कण्व, सातवाहन, इंडो ग्रीक, पार्थियन, शाका और कुषाण, इनके द्वारा मौर्यन के बाद में काफी सारी और डायनेस्टीज आई, लेकिन ये सब बहुत छोटे छोटे कालखंड के लिए रही थी।
इन्हीं में से फिर संगम पीरियड आगे निकल कर आता है 300 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच में। 300 बीसी 300 एडी, एडी बोले तो अभी वाला जो कालखंड चल रहा है दैट इज एडी कालखंड। इस कालखंड के बाद में आती है एंट्री गुप्ता एम्पायर की, और उस गुप्ता एम्पायर का एंशियंट इंडिया में बहुत बड़ा महत्व है। अब गुप्ता डायनेस्टी को अगर हम देखें तो इसके संस्थापक में श्रीगुप्त का नाम कंसीडर किया जाता है, जो 240 सीई से लेकर, यानी कि अभी वाला जो समय चल रहा है उसमें 280 वाले सीई तक ये रहे। इन्हीं के बच्चे हुए घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त वन, घटोत्कच से चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन से समुद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त वन से समुद्र चंद्रगुप्त टू, फिर चंद्रगुप्त टू की संतान हुई जिसका नाम था कुमारगुप्त। यही वो कुमारगुप्त हैं जिनका टाइम पीरियड रहा था 415 बीसी से लेकर के 455 बीसी। मतलब इसको ऐसे समझिए कि आज से लगभग 2000 साल पहले आप आए थे, ठीक है ना। अभी कौन सा चल रहा है, 2024 चल रहा है ना, तो हाँ, तो आज से 1600 साल पहले ये आए थे, ठीक है। तो 1600 साल पहले कुमारगुप्त वन हुए जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ठीक है। इन्हें शक्रदित्य के नाम से भी जाना जाता है, कुमारगुप्त वन। तो कुमारगुप्त वन के कालखंड में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में, ठीक है। इसका क्षेत्र कहां हुआ करता था, तो आज के मैप पर अगर हम मतलब गुप्ता डायनेस्टी देखें तो वो उसका क्षेत्र इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है ये वो क्षेत्र है जिसके ऊपर, मतलब यहां तक अगर आप ये लाइट पर्पल कलर देख रहे हैं, सिंध वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र तक भी कंट्रोल गुप्ता डायनेस्टी का हुआ करता था, ठीक है ना। आप इसे देख सकते हैं कि यहां पर ये पूरा की पूरा क्षेत्र गुप्ता डायनेस्टी के कंट्रोल में हुआ करता था। अगर आप इस क्षेत्र को देखें तो इसी क्षेत्र में आपको जगह दिखाई देगी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र जिसको आज पटना कहते हैं उसी के पास आपको दिखाई देता है नालंदा। ये रहा। इस नालंदा को आज के समय पर अगर देखा जाए तो यह भारत के बिहार राज्य में है, और बिहार राज्य के अंदर पटना से 100 किलोमीटर दूरी पर राजगीर के अंदर नालंदा स्थित है। तो ये रहा पटना और इसके बगल में नालंदा। यानी कि उस समय का अगर हम वो देखें क्या कहते हैं उसको, गुप्ता डायनेस्टी, तो गुप्ता डायनेस्टी का जो कार्य क्षेत्र था वो ये वाला क्षेत्र। अच्छा, तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, यहां पर आपको नालंदा दिखाई दे रहा है। यानी कि गुप्ता कालखंड में जहां पर क्षेत्र था उस क्षेत्र को अब आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त वन के द्वारा करवाई गई थी। फिर उसके बाद में इसका लगातार बहुत अच्छे से सार संभाल आने वाली जो डायनेस्टीज रही थी उनके अंदर होता चला गया। मतलब ऐसा था कि इस क्षेत्र को आने वाले समय में खूब अच्छे से सहेज कर रखा गया, और यहां पर लगभग 700 साल तक दुनिया भर के अंदर यहां का शिक्षा पूरी दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त करता रहा, ठीक है साहब। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इसका संरक्षण किया। कहते हैं कि यहां का एक विशाल पुस्तकालय इतना विशाल था कि यहां पर 90 लाख से अधिक किताबें रखी हुई थी, ठीक है। यहां की पढ़ाई के बारे में कहते हैं कि यहां धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, चित्रकला, वास्तु, अंतरिक्ष विज्ञान, धातु विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि की चीजें यहां पर पढ़ाई जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार 100 साल के अंदर ही नालंदा विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में दुनिया भर के अंदर शीर्ष पर पहुंच गया था। यहां विद्यार्थियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था। 1500 से ज्यादा शिक्षक यहां पर थे। शिक्षक और विद्यार्थी एक साथ ही रहा करते थे। शिक्षा, रहना, खाना सभी एकदम निशुल्क था। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों से बच्चे यहां पढ़ने आते थे। आर्यभट्ट साहब ने भी यहीं पर पढ़ाया था। इतिहासकारों के मुताबिक गणित और खगोल विज्ञान की तमाम थ्योरी नालंदा के जरिए ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची थी। बीबीसी ने बकायदा एक सीरीज बनाई, प्लेस दैट चेंज द वर्ल्ड। उसके अनुसार चीनी यात्री हेनसांग जब भारत आए थे तब वो यहां पर बकायदा प्रोफेसर के रूप में भी काम किए थे, ठीक है ना। उन्होंने अपनी आत्मकथा में नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया है। अब चर्चा होती है बख्तियार खिलजी की, जिसने इसे मिटा दिया। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय 1193 तक आबाद रहा। इसके बाद में तुर्क आक्रमणकारी हुए बख्तियार खिलजी, इन्होंने यहां पर हमला किया, पूरी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी ने नालंदा, अच्छा ये उस वाले अलाउद्दीन खिलजी से अलग है बाय द वे। मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि इंडिया में कुतुब मीनार बनाई हुई है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक बना क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने राजधानी अपनी लाहौर बनाई हुई थी। खुद दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार बनाकर अपनी पहचान बना गया।
उसी ऐबक का सेनापति था ये बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था, ठीक है ना। तो उस सल्तनत पीरियड का टाइम खंड है ये जिस समय ये काम हुआ, ठीक है। खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया। ये वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, बख्तियार खिलजी है ये, ठीक है। अच्छा, और यहां पर इसने 3 मंजिला, कई जगह 3 मंजिला है, कई जगह 9 मंजिला इमारत लिखी है। यहां की 90 लाख किताबों को आग लगा दी। आग लगाने के बाद 3 महीने तक किताबें जलती रही। और मतलब इसने इसको आग इसलिए लगाई क्योंकि इसको लगा कि नॉलेज की वजह से ही इस्लाम को चुनौती मिल सकती है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के ऊपर काफी अच्छे से चर्चाएं हुआ करती थी। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, लेकिन इसको यानी कि ज्ञान को समाप्त करके इस्लाम को प्रसार किया जाए। और यह बात सत्य भी है, क्योंकि हमारे देश में लिखित ज्ञान का जो सबसे बड़ा सोर्स था, उस सोर्स को ही आग लगा दी गई। और उसके बाद में हमारे देश के अंदर जो ये विदेशी आक्रांता आए, और उसके बाद ही भारत के अंदर इस्लाम प्रसारित हुआ। यानी कि किताबों से, ज्ञान से जो ज्ञान था, उस ज्ञान को मिटा दिया गया। उस किताब, उनके आग लगने के बाद भी जो बौद्ध भिक्षु थोड़े बहुत लेके बचकर निकल गए, वो किताबें आज भी हैं और उन्हें लोग सुरक्षित रखे हुए बैठे हैं। अगर आप कभी धर्मशाला की तरफ जाते हैं तो वहां पर बौद्ध मठों में ये बात बोली जाती है कि हमारे पास उस दौर की किताबें बची हुई हैं, ठीक है ना। खैर साहब, ये घटना हुई और उसके बाद में लगातार चीजें डेटोरिएट होती चली गई। फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज अपनी पुस्तक तबाकत ए नाजिरी में लिखते हैं कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। पहले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में इस्लाम की शिक्षा का दबाव डाला, फिर हमला कर दिया। इस बर्बर कार्रवाई में पूरा विश्वविद्यालय तबाह हो गया, हजारों विद्वान और बौद्ध भिक्षु मारे गए। खिलजी से पहले भी इस पर 2 बार हमले हुए थे, लेकिन वो इतने कारगर नहीं थे। हालांकि ये पूरी तरह जगह दब चुकी थी। जब नालंदा की खुदाई हुई तो 14 हेक्टेयर में विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। आर्कियोलॉजिस्ट का तो आज भी ये कहना है कि अभी भी मूल यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही बाहर निकला है। यहां पर गौतम बुद्ध की कांस्य प्रतिमा, हाथी दांत, प्लास्टर की मूर्तियां आदि हैं, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के लिए पर्याप्त हैं, और इसे इसी कारण से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। साल 2006 में इसे दोबारा से तैयार करने की योजना बनी। राजगीर में किराए के कन्वेंशन सेंटर के अंदर क्लासेस शुरू की गई। बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी के लिए 242 एकड़ जमीन दी और अब नालंदा का खुद का कैंपस बनकर तैयार हो गया है। फिलहाल यहां पर 17 देशों के 400 बच्चे ऑलरेडी पढ़ने आ चुके हैं, जो पीजी और पीएचडी 7 सब्जेक्ट में कर रहे हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के 10 सब्जेक्ट की यहां पर पढ़ाई चल रही है। 40 क्लासेस वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक बनकर यहां तैयार हो गए हैं। 550 कैपेसिटी का हॉस्टल और 2000 कैपेसिटी का एम्फी थिएटर और फैकल्टी क्लब और खेल परिसर यहां है। यहां पर नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया यह भाषण, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने नालंदा यूनिवर्सिटी में कलाम जी और प्रणब मुखर्जी के योगदान को भी याद किया। ये एक सुर्खी बना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहाँ काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीजों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर 2010 वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 2010 में बिल पास हुआ। वहां पर था, उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में। फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई है। 2014 से यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो गई। एनडीए की सरकार बन गई थी, तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इन्होंने, इनकी सरकार ने करवाया। 2016 में इस नए विश्वविद्यालय के भवनों का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, इनकी सरकार से सब प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, तो वहां गए थे, वहीं के ऑर्डर के बाद वहां गए प्रणब बाबू ने शिलान्यास किया। यहाँ आकर के उसको 2016 में इसका शिलान्यास किया गया। ये सब काम को ठीक से और बनना चाहिए, सब करके गए।
पूरा की पूरा इतिहास जो है ना इसके बनने का, वो नीतीश कुमार जी ने बोलकर बताया कि 2006 से इसकी चर्चाएं शुरू हुई। 6 के बाद में 2010 के अंदर भारत की संसद में नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के बिल पास किया गया, और जब बिल पास हुआ फिर धीरे धीरे इसके लिए जो राज्य सरकार ने जमीन थी वो केंद्र सरकार को ट्रांसफर करी। केंद्र सरकार के ट्रांसफर के बाद 2014 से यहां पर कुछ बच्चे पढ़ने आना शुरू हुए, यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 2016 के अंदर उसका शिलान्यास हुआ प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में, और सरकारी प्रयास के चलते हुए फाइनली आज इसका ये पूरी तरह से निर्माण पूरा हो चुका है। यानी कि इस पूरे निर्माण कार्य के अंदर एक लंबा कालखंड लगा है। 2006 से हम 24 में हैं, लगभग 18 साल हो चुके हैं इस पूरी प्रक्रिया में, और तमाम सरकारों का इसमें अपना अपने स्तर पर कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे बिल लाने का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे बिहार सरकार के द्वारा जमीन देने का कंट्रीब्यूशन हो, या फिर वर्तमान सरकार के द्वारा इस कार्य को बिल्कुल अनवरत रूप से चलने देने का कार्य हो। ये सारी सरकारें मिलकर के भारत के इतिहास को फिर से समृद्ध करने में कामयाब हुई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आए कि यहां पर 2014 के अंदर क्लासेस के अंदर पढ़ाई शुरू हो गई थी। यह नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 है, जिसे पारित किया गया था प्रॉपर तरीके से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होकर ये पास हो गया था। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की ये 2016 की आप कटिंग देख रहे हैं, जब इन्होंने यहां पर प्रॉपर तरीके से इसका इनॉग्रेशन करने के लिए, राष्ट्रपति शिलान्यास करने के लिए आए थे। आज नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर आप तस्वीरें देखें जो बनकर तैयार हो चुका है तो वो इस प्रकार का है। यहां पर प्रॉपर हॉस्टल की फैसिलिटी है, यहां पर प्रॉपर तरीके से मतलब जो निर्माण कार्य हैं वो बेहतरीन प्रकार से किए गए हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। गर्मी में प्रॉपर ठंडा रहेगा, बढ़िया से इसकी दुनिया भर की तरफ से तारीफें हो रही हैं। डन हो गया। बाकी इतिहास में कौन सी डायनेस्टी कब आई, कौन सा राज कब आया, ये सब अगर जानना हो तो अपनी एनसीईआरटी में प्रॉपर डिटेल से दिया हुआ है, और उसी एनसीईआरटी को पढ़ाने का बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच, रविवार को एडमिशन खत्म हो जाएंगे, क्लासेस लाइव रहेंगी। लाइव के साथ साथ अगर आप चाहें तो उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मल्टीपल टाइम पूरे 1 साल के लिए देख सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक की आपके साथ डिस्कस की जाएगी, पढ़ाई जाएगी, आपको भी पढ़ने का टास्क दिया जाएगा। वीकली आपके साथ एक टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा। फाइनली आप और इस विषय के ऊपर अच्छे से जानकारी रखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। यदि आप एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक, अपनी पाठशाला का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है।